वेलकम बैक टू वन मोर पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू सिक्योर हर। ये हमारा एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है जो कि आज हम डेडिकेट कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड्स को। क्यों? क्योंकि आज 24 जनवरी 2024 आज है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और आज के दिन ये जो आपका कंप्लीट पॉडकास्ट है ये हाईली मोटिवेटिंग होने वाला है। काफ़ी सारी केस स्टडीज़ के बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे वुमेन ना केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो राष्ट्र की वुमेन है वो छाई हुई है। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की तो केवल अभी की बात नहीं है। हमारा जो पुराना भारत था, जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, उसके अंदर से भी हम कुछ केस स्टडीज़ उठाएंगे। जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, जो हमारे अभी का या प्रेजेंट एज जो चल रहा है, वहाँ से भी हम कुछ वुमेन चाइल्ड्स के बारे में बात करेंगे। और हम ये चीज़ देखेंगे कि वुमेन ना केवल एक फील्ड में बल्कि अनेकों फील्ड में मास्टरी हासिल कर रही है। आज अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तो क्रिकेट में भी वुमेन्स ने झंडे गाड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं आज ओलंपिक्स की तो ओलंपिक्स में भी वुमेन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। चाहे तुम कोई भी गेम्स की बात कर ले, वुमेन हमेशा हमारे लिए आगे ही रही है। 2024 एक ऐसा देश भारत में इतने परिवर्तन आए हैं जिसने वुमेन्स को तो आगे बढ़ने का मौका दिया ही दिया है। यही नहीं बट हमारी जो भारतीय परंपरा है उसको भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जोर रखती है ये 2024 से स्पेशल चीज़ क्या है? 2024 में स्पेशल ये है कि काफ़ी नए नए बदलाव आए। अगर हम बात करें राम भगवान के अयोध्या वापसी लौटने की है। राम भगवान का जो युद्ध था वो अब खत्म हुआ फाइनली और अब रामलला आ चुके हैं वापस अयोध्या। तो इसकी सबको सबसे पहले शुभकामनाएं। और यहाँ से सीख लेके हम शुरू करेंगे आज का हमारा पॉडकास्ट जो कि सिक्योर है। और हम मूव करते हैं हमारी पहली केस स्टडी की तरफ। तो ये जो केस स्टडी होने वाली है ये होने वाली एक जाने माने ब्रांड की जिसका नाम है जोश टॉक्स। अब जोश टॉक्स के बारे में आप सबने सुना होगा बट आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि जोश टॉक को शुरुआत करने वाली और कोई नहीं, सुप्रिया पॉल। अगर हम बात करें सुप्रिया के बारे में तो सुप्रिया पॉल ने जोश टॉक को शुरू किया। ये को फाउंडर रही जोश टॉक की। अगर हम इनकी इनिशियल जर्नी के बारे में बात करें क्योंकि आज सारी केस स्टडीज़ के हम फैक्ट्स को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और ये पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि हमारे जो देश की नारी है, और पहले नारियाँ जो थी हमारे देश की जो संस्कृति और परंपरा थी उसने हमेशा हमारे देश की नारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। और हम भी ये दिल से गुजारिश करेंगे कि जितनी भी गर्ल चाइल्ड जिसको देख रही है इसको खूब शेयर करें और ये संदेश पहुँचाएँ कि गर्ल्स जो हमारे इंडिया की जो गर्ल्स है वो रेडी हो चुकी हैं और नेशन वाइड पे जिस तरीके से वो झंडा गाड़ रही है और भी आने वाले टाइम में गाड़ देगी। क्योंकि अब हमारा एक स्वर्ण दिवस की शुरुआत हो चुकी है, यानी गोल्डन एज इंडिया की स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर पुरुष ही नहीं बल्कि अब नारियाँ भी आगे आएंगी और चीज़ों में अपना नाम कमाएंगी। तो सुप्रिया पॉल की अगर हम जर्नी की बात करें तो वो भी हमारी तरह ही यूनिवर्सिटी के अंदर सीए बनने का सपना लेके गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बट उनकी लाइफ चेंज हुई एक इंसिडेंट से। जब वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो उनको सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो अभी वो कर रही है उसमें उनका पैशन नहीं है और उनका जो पैशन है वो कहीं और है। और वहीं से जोश टॉक्स की शुरुआत हुई। बहुत कम लोग हैं जो जोश टॉक की शुरुआत के बारे में जानते हैं। जोश टॉक्स के बारे में जानते सब लोग हैं कि भाई सब लोग वहाँ आते हैं, मोटिवेटिंग स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ जर्नीज़ के बारे में लोगों को इंस्पायर करते हैं। बट बहुत ये कम लोग जानते हैं कि उसको स्टार्ट करने वाली भी एक फीमेल थी। जोश टॉक्स जैसे अब आज आप ये देख भी रहे हो कि जोश टॉक्स कितने दिनों की ज़िंदगी बदल रहा है, समझ रहे हो? तो वही थी सुप्रिया पॉल। उनका जो ज़्यादातर ध्यान था वो स्टोरी टेलिंग में ध्यान था और उससे इंस्पायर होके उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। और ये जो प्लेटफॉर्म था ये उन्होंने शुरू किया था भारतीय यूथ के लिए, यानी जो भारतीय युवक है उनके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर आज हम देख रहे हैं जो केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और काफ़ी हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसी पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए सुप्रिया पॉल ने जोश टॉक को फाउंड किया। जोश टॉक्स आज हम ये जानते हैं कि जोश टॉक्स के पास 75 मिलियन प्लस की आप ये मान सकते हो व्यूअरशिप है। बहुत सारे लोग जोश टॉक देखते हैं, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो कभी ना कभी वो जोश टॉक पे जाके ज़रूर अपने बारे में बताते हैं, अपनी स्पीच के बारे में बताते हैं। यही नहीं, वहाँ पर जोश टॉक्स के ऊपर उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे वो बिजनेस हो, पब्लिक पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हो, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को 6 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जोश टॉक ने फैलाया पूरे इंडिया के अंदर। और सुप्रिया पॉल ये हमेशा ये समझती है कि अगर हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं या कोई नई चीज़ के बारे में हम एक्सप्लोर करना जानते हैं तो हमेशा रुकावटें आएगी। क्योंकि आप वो चीज़ पहली बार कर रहे हो और दुनिया भी वो चीज़ पहली बार देख रही है, तो दुनिया को टाइम लगता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और सुप्रिया पॉल को ये अच्छी तरीके से पता था।
बिना किसी चीज़ की चिंता करे सुप्रिया पॉल ने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने जोश को फॉलो किया, और जोश टॉक्स आज हम जानते हैं किस ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। हर इंसान जो नए काम करता है उसका एक सपना होता है कि यार कभी ना कभी मैं जोश टॉक्स के मंच पे जाऊं और मोटिवेशन के बारे में बात करूं या अपनी जर्नी के बारे में भी एक्सप्लेन करूं, और ये बहुत शानदार चीज़ है। और इसकी वजह से आज आप देख रहे हो कि हमारे देश में कितने यूथ है जो कि हाईली मोटिवेटेड है। जोश टॉक्स की व्यूअरशिप कितने हद तक आज तक बढ़ चुकी है। तो ये सारा क्रेडिट आता है सुप्रिया पॉल को, जिनकी इस लीडरशिप को सिक्योर हर की पूरी टीम सैल्यूट करती है। आज सुप्रिया को फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एक बहुत ही ज़्यादा ऑनरेडी मैगजीन है जिसके अंदर जिनकी एज 30 से कम होती है और जिन्होंने कुछ लाइफ में बड़ा काम किया होता है और बिजनेस की फील्ड में स्पेसिफिकली जिसने बड़ा काम किया होता है वो इस पर्टिकुलर मैगजीन में आते हैं। और सारे बिजनेसमैन जो कि यंग एज में स्टार्ट करते हैं एज ए स्टार्टअप, उनका कहीं ना कहीं ये सपना ज़रूर होता है कि यार मेरे को आज नहीं तो कल एक बार फोर्ब्स में अपने आप को ज़रूर देखना है। बट सुप्रिया पॉल ने ये चीज़ कर दिया और वो भी फोर्ब्स एशिया के अंदर उन्होंने उनका ये ड्रीम पूरा हुआ। और वो ये चीज़ हमेशा कहती है कि इट इज़ प्रूव्ड दैट नो ड्रीम इज़ टू लेट टू परस्यू एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर गट एंड बिलीव इन योर इंस्टिंक्ट्स। वो ये मानती है कि कोई भी ड्रीम होता है वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा दिखता है, बट आपको छोटे छोटे स्टेप को यूज़ करके अपनी गट फीलिंग, अपने पैशन को फॉलो करके हमेशा लाइफ में कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और सुप्रिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी, जो कि होने वाली है आपका सबसे फेवरेट ब्रांड। जो भी गर्ल्स इसको देख रही है तो सबने नायका को कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किया होगा। बिल्कुल आपने नायका बिल्कुल सही सुना। हम उनकी बात करेंगे जिन्होंने नायका को शुरुआत की। नायका को शुरुआत करने वाली फाल्गुनी नायर जी का जो जन्म था, वो जो स्टार्टिंग में उन्होंने इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं देखी, बट जो वो सीखने की उनके अंदर चाह थी ना, उनसे उन्होंने नायका को शुरुआत किया। नायका आज हम ये सब जानते हैं कि वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और आप कोई भी शॉप पे चले जाओ नायका के प्रोडक्ट्स आपको सोल्ड होते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। 2018 के बाद नायका ने बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से ग्रो किया। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की माने तो आज नायका का जो टोटल टर्नओवर है ये 51 बिलियन रुपीस का है। टोटल एम्प्लॉयज़ नायका में 2000 प्लस है, और ये जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि मेरे को कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे को लाइफ में कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो हमारा दिमाग हमेशा रुक जाता है कहीं ना कहीं एक माइंड गैप पे कि यार ये चीज़ होगी कैसे, ये चीज़ मैं एक्सप्लोर कैसे कर पाऊँगा। बट आपको ऐसी जो महानायक है, ऐसी जो महानायिकाएँ हैं, इनकी जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप जब चीज़ को स्टार्ट करोगे ना, इनिशियली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इट इज़ वेरी ट्रू, और ये होता भी है, क्योंकि जब हम कोई भी आपको अगर मैं नई जगह पे क्रिकेट में भी अगर आप देखते हो कि कोई नया बैट्समैन आता है तो उसको टाइम लगता है सेट होने में, बट अगर एक बार आप सेट हो गए अपने पिच पे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहीं पर ही नायका स्टार्ट करने से पहले भी उनका करियर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा खराब था, सक्सेसफुल था। वह बैंकिंग के अंदर थी और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में थी। 2012 के अंदर उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया। वो कोटक में काम करती थी, बट 2012 में उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी, और जब वो 50 ईयर्स की थी तब उन्होंने नायका की शुरुआत करी। आज 50 ईयर्स के अंदर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि यार बहुत काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो आप ये चीज़ सोचते हो कि यार अब पढ़ाई बंद कर देते हैं। बट दोस्तों, वो सपना ही क्या जो इतने छोटी छोटी चीज़ों से ख़त्म हो जाए। सपना तो वो होता है जिसमें बड़े बड़े आसमान चूमने की हिम्मत होती है। सपने वो होते हैं जो कि आपकी नींद उड़ा दे। सपने वो होते हैं जो आपको जोश दे। सपने वो होते हैं जो आपकी शक्ति को बढ़ाए। सपने वो होते हैं जिसमें कोई एज लिमिट ही ना हो। यह प्रूव करता है फाल्गुनी नायर की स्टोरी को। यही नहीं गाइस, उन्होंने यहाँ पर एक स्किल गैप को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने क्योंकि वो एक स्किल मार्केट के अंदर काम करती थी, कोटक के अंदर वो एक बैंकिंग सेक्टर में, वो भी एज एन इन्वेस्टर बैंकर थी। तो ये उनको चीज़ को पता था कि भाई मार्केट के अंदर उनको पता था किस तरीके से वो मार्केट की चीज़ों को पकड़ सकती है, और वहीं पर उन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 50। जब उन्होंने चीज़ शुरुआत करी तो वो उन्होंने केवल और केवल अब कुछ इंटर्न्स के साथ शुरुआत करी या अर्ली एम्प्लॉयज़ के साथ शुरुआत करी, बट आज उनका स्टार्ट 2000 तक ग्रो हो चुका है, और अभी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। तो ये आप देख सकते हो ना गाइस, किस तरीके से ये अपनी लाइफ में ग्रोथ करती रही। नायका जो है वो एक फाल्गुनी के विजन को और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट को बखूबी शो करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपनी कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्वाति भार्गवा की कंपनी। स्वाति भार्गवा की कंपनी का नाम है कैश करो। अब कैश करो के बारे में तो आप सबने सुना ही है।
कैश करो, कितनी बार आपने लाइफ में ऐड देखा होगा, बट क्या आप जानते हो कि कैश करो की शुरुआत भी एक इंडियन महिला ने करी थी। कैश करो की फाउंडर का नाम था स्वाति भार्गवा। स्वाति भार्गवा ने कैश करो की शुरुआत करी। कैश करो आज अगर आपने कोई ऐड आपको याद हो तो आपको ज़रूर याद होगा कि कोई भी चीज़ आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आप उसके अंदर कूपन कोड को ढूंढते हो। तो ये कूपन कोड को ढूंढने की और पैसे बचाने की एक तरीके से वेबसाइट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये यूके के अंदर हुई थी। चलते हैं हम 2005 में चलते हैं 2005 में, एक साल पहले वापस ले लो। 2005 में स्वाति एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरह काम करती थी गोल्डमैन सैक में, जो कि लंदन में थी, यूके के अंदर। बहुत अर्ली एज से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पाँव जमाना स्टार्ट कर लिया। ऊबर और हाउसिंग.com जैसी कंपनी में इन्होंने काम करना स्टार्ट भी कर दिया एज एन अर्ली इन्वेस्टर। जब इनको ये चीज़ पता लगी कि यार यूके के अंदर हम अगर देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ये पैसे कमाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बट वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि डिस्काउंट्स को बहुत ज़्यादा आप एडमायर करते हैं। तो ये चीज़ देख के उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था पोरिंग पाउंड्स। यही पोरिंग पाउंड्स आगे जाके लेके आती है कैश करो को इंडिया में। पोरिंग पाउंड्स उन्होंने शुरुआत करा यूके के अंदर, जो कि कैशबैक स्टार्टअप था। अब ये जो स्टार्टअप था ये सडनली ग्रोथ हुई इसकी यूके के अंदर, बहुत तेज स्पीड से ग्रोथ हुई। जब इनको ये चीज़ पता लगी कि यूके के अंदर ये आइडिया बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेसफुली चल रहा है, तो उनको ये लेके आई अब इंडिया के अंदर। 2013 ये वो टाइम था जब इंडिया में पहली बार ये उस कंसेप्ट को लेके आई, और उस समय पोरिंग पॉइंट्स की इन्होंने एक चाइल्ड कंपनी बनाई जिसका नाम दिया कैश करो। 2013 में ये चीज़ आई थी, और शुरुआत में आप मानोगे नहीं, इस कंपनी में सिर्फ 13 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। मैं एक्चुअल डेटा लेके आज आपके सामने इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको तुरंत वो चीज़ें बता सकूँ जो एक्चुअल है, और इस चीज़ से आप भी लाइफ में चीज़ें समझ सको और सीख सको कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बट आपका जो सोच है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी है और शुरुआत छोटी है तो डरो मती, घबराओ मती, टाइम के साथ साथ आप और इवॉल्व होगे। एटलीस्ट आप उनसे तो ऊपर होगे जो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो आप उसको दुनिया के सामने कैसे लाओगे? आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना पड़ेगा, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ेगा। वही चीज़ करी इन्होंने कैश करो के अंदर भी। जब इनके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज़ थे तो इनके पास एक ट्रेन माइंडसेट भी था, और यही नहीं, इंटर्न्स को लेने के बाद इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज आया, और कैश करो 2013 में एक अच्छी रेट पे शुरू हुआ। बट यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जब आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है पैसे कहाँ से आएंगे स्टार्टिंग में। बट मैं आपको बताऊँ गाइस, पैसा आ जाता है आइडिया को देख के। अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, अगर आपने अपने कंसेप्ट को टेस्ट किया हुआ है हर जगह, तो पैसा बड़ी बात नहीं होती। यहीं पर ही उन्होंने अपने सीनियर्स और जो भी उनके जान पहचान के कलीग्स थे उनसे कांटेक्ट किया, और जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा उन लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया इस आइडिया के अंदर, और वहीं पर ही कैश करो ने बहुत तेज़ी पकड़ी। और आज आप देख सकते हो कि कैश करो लोगों की जुबान पे कैश करो आ चुका है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कैश करो से आज कनेक्ट हो चुके हैं। तो कैश करो की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। अगर हम इसकी कुछ स्टेटमेंट्स से बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, तो इनका जो टोटल टर्नओवर है ये है 250 करोड़ का, और आज इनकी एम्प्लॉयज़ 201 से लेकर 500 तक के एम्प्लॉयज़ करंटली ऑपरेट करते हैं। और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो आप और मैं सब जानते हैं, जिनका मैं नाम भी ले चुका हूँ, द पोरिंग पाउंड्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये स्टार्ट यूके में हुई, बट उनका जो आइडिया था, जो नेशन से प्यार था, ये 2013 में इसी आइडिया को इंडिया में लाया, और आज आपको और मेरे को कैश करो जैसी कंपनी मिली हमारे भारत के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों के बारे में, तो इन तीनों में है ना एक चीज़ बहुत कॉमन थी, वो थी चीज़ों को समझने की एक भूख। वो भूख जो हर मनुष्य में होती है। बट जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो हम स्त्री और पुरुष दोनों की बात करते हैं, बट जब हम स्त्री की बात करते हैं तब हम शक्ति की बात करते हैं, वो शक्ति जिससे पुरुष भी चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो स्त्री की शक्ति से पंगे ले नहीं सकते। स्त्री की शक्ति अगर आपके साथ रही तो आप दुनिया में कुछ भी बड़े नाम कर सकते हो। तभी तो ये कहा जाता है गाइस कि जहाँ जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहीं पर ही देवताओं का वास होता है। अब हम चलेंगे बहुत सालों पहले, यानी इन द एंशिएंट इंडिया। चलो चलते हैं त्रेता युग के अंदर। त्रेता युग में चलते हैं। त्रेता युग किस लिए फेमस है? त्रेता युग फेमस है भगवान राम की लीलाओं के लिए। त्रेता युग के अंदर बात करेंगे हम हनुमान जी के बारे में। तो आप ये जानते हो कि त्रेता युग में ये सारे लोगों के बारे में बात करी, बट हम वहाँ पर भी एक ऐसे पात्र के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको इतना ध्यान नहीं दिया गया, बट
बट आज पूरा देश उनकी पूजा करता है भगवान राम के साथ। वो है और कोई नहीं, हमारी जानकी, हमारी प्यारी माता सीता। आज हम बात करेंगे माता सीता के बारे में। माता सीता, जिनको आप और मैं सब जानते हैं उनके डिवोशन और प्रेम के प्रति, भगवान राम के प्रति जो उनका प्रेम था, उसके लिए आज हम उनको जानते हैं। हम उनको जानते हैं एक एक्सट्रीम लॉयल्टी के कारण। बट क्या आपको ये चीज़ पता है कि जिस तरीके से टीवी सीरियल्स के अंदर सीता को पोर्ट्रेट किया जाता है, जिस तरीके से उनको दिखाया जाता है भगवान राम के साथ, एकदम सरल सहज स्वभाव, सीता का एक अदर साइड भी है। सीता को कहा जाता था द वॉरियर ऑफ मिथिला। और ये मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा अमरीश त्रिपाठी जी को, जिन्होंने इस चीज़ को सबके सामने लेके आए उनकी बुक्स के थ्रू। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला के अंदर आप ये बुक देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। और जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको भी एक चीज़ बता देता हूँ, ये बुक एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर रीड करना। आज हम बात करेंगे भगवान, या आप ये समझ सकते हो माता सीता के बारे में आज हम बात करेंगे, और उनकी 3 मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे वो वॉरियर का दर्जा हासिल करके आई। बात करते हैं सीता की स्ट्रेंथ के बारे में। तो क्या आप ये जानते हैं कि माता सीता जब छोटी थी तब पिनाक यानी भगवान शिव के धनुष के साथ खेलती थी। वो उनको बड़े ही आराम से सहज भाव से उठा के कहीं भी रख सकती थी, उनके साथ खेलती थी। एक बार जब भगवान परशुराम आए तो उन्होंने चीज़ देखी कि माता सीता आराम से उस धनुष के साथ खेल रही है, बहुत ही प्रेम भाव से उस धनुष के साथ खेल रही है। परशुराम को देख के बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि भगवान शिव के धनुष को, जो कि महाकाल है, उनका धनुष जो कि इतना शक्तिशाली है, उनको एक छोटी बालिका अपनी उंगली से खेल रही है सिर्फ। ये देख के परशुराम को ये समझ में आ गया ये कोई और नहीं, ये लक्ष्मी है। और उन्होंने उसकी प्रत्यंचा हटा दी और कहा कि जो भी उनका वर होगा और जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही माता सीता का वर होगा, और वो वर केवल इसी जन्म में वर उनका वर नहीं होगा, युगों युगों तक उनका वर होगा, वही आके प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीता की जो स्ट्रेंथ है ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो लड़की छोटे काल में अपनी उंगलियों से खेलती थी पिनाक यानी शिव धनुष के साथ, रावण भी आया था उनके स्वयंवर में, बट रावण उनके धनुष को तनिक मात्र भी हिला नहीं पाया भगवान शिव के। वो रावण जिनको उस समय का, जिसको सबसे महाबली आदमी कहा जाता था, वो भी उनको नहीं समझ पाया। वो राजा जिन्होंने स्वर्ण की लंका बसाई, वो भी उस धनुष को नहीं हिला पाया, बट माता सीता उससे खेलती थी। माता सीता को पूरा का पूरा आर्मरी का भी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनको मिलिट्री आर्ट्स का भी प्रशिक्षण था, उनको और तो और नॉलेज का भी प्रशिक्षण था, उनको हर तरीके की नॉलेज का ज्ञान था। अगर मैं बात करूं ऋषि गार्गी की, उन्होंने सीता को नॉलेज दी थी, वह सीता की पहली गुरु थी। और ऋषि गार्गी ने सीता को ना केवल शास्त्रों का बट जीवन जीने की कला का भी नॉलेज दिया। यही नहीं, उनके जो पिता जनक थे उन्होंने उसको किंगडम संभालने का यानी राजपाट का भी ज्ञान दिया। सीता एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर आज हम देखते हैं कि गांव वगैरह के अंदर ऐसी मेंटेलिटी है, लड़कियों को पढ़ाई वगैरह नहीं करवाने की मेंटेलिटी है। हम हमारे शास्त्रों जैसी समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि माता सीता किस लेवल पे उस समय ज्ञान अर्जित करती थी। और केवल माता सीता ही नहीं, हर कुल में ज्ञान अर्जित करना कंपल्सरी होता था, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। आपको हर तरीके की मिलिट्री आर्ट्स, शास्त्र ज्ञान और तो और शस्त्र ज्ञान, और यही नहीं, आपको राजपाट भी चलाना सिखाया गया। और तो और केवल सीता को ही नहीं, उनकी जो उनकी बहनें थी, चाहे हम बात करें उर्मिला, मांडवी और शुद्ध कीर्ति, इनको भी उन्हीं प्रकार का ही ज्ञान दिया गया जो सीता को सिखाया गया। और इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि सीता की जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, ये आप और मैं इस उदाहरण से समझ ही सकते हैं। बात करते हैं सीता की लॉयल्टी की। सीता की लॉयल्टी, जहाँ पर आजकल लड़कियाँ थोड़ा टाइम में अब मुरझा जाती है या किसी पे भरोसा नहीं करती या 2-3 मिनट में किसी का भी भरोसा तोड़ देती है। सीता एक ऐसा चिन्ह है हमारी भारतीय परंपरा का, या भारतीय का एक ऐसा प्रतीक है भारतीय संस्कृति का, जो कि लॉयल्टी को साफ दर्शाता है। जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सीता को बोला था कि आप देवी, आप जो हैं ये इतने सारा, आप तो मखमल वगैरह पे रह चुके हैं, आपके लिए वन नहीं है, आप यहाँ रह जाइए अयोध्या में, मैं 14 साल बाद वापस आऊँगा, तब आपके साथ राजपाट संभालूंगा। बट सीता कहाँ रुकने वाली थी। सीता की लॉयल्टी इस प्रकार थी कि वह पूरे के पूरे 14 साल तक भगवान राम से रही, राम के साथ रही, और तो और भगवान राम का साथ भी दिया। अगर हम ये थोड़ा बहुत कार्यकाल हटा दें जिसमें रावण उनको लेके चला गया, बाकी कार्यकाल पूरा माता सीता भगवान राम के साथ रही और भगवान राम की हर चीज़ में उनका साथ दिया। ये उनकी लॉयल्टी को शो करता है, ये उनकी पॉजिटिविटी और वो
जो प्रेम है उसको शो करता है भगवान राम के प्रति, जो डिवोशन है उसको शो करता है, जो कि आज हमारे सारे लोगों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही नहीं गाइस, अगर हम बात करते हैं रावण की, तो रावण बार बार आके सीता को कहता था कि भैया तुम्हारे लिए ये उपहार लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए सारे रण जीत लूंगा। बट सीता की लॉयल्टी आप और मैं जानते हैं, उनके लिए वो किनकी सुनने वाली थी? उनके लिए तो एक ही प्रभु थे, वो थे प्रभु श्री राम। यही नहीं, सीता की एक और क्वालिटी थी जिससे वो वॉरियर दिखती है, और वो है सीता की स्पिरिचुअलिटी। अब बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो बहुत छोटी एज में ही जो माता सीता थी वो शास्त्रों का और वेद का अध्ययन करने लग गई थी। जो ऋषि गार्गी थी उन्होंने उनको वेद और इन सब के बारे में समझाना स्टार्ट किया। पुराने टाइम में चीज़ें सिखाने का तरीका अलग था। पहले हम डिबेट का साया यूज़ करते थे नॉर्मली। आज तो आप किसी से प्रश्न पूछो, वो ये समझने लग जाता है कि यार मेरे से पूछ लिया इसने, ये ज़्यादा जानता है क्या। बट पुराने टाइम में डिबेट्स ही होते थे। रीज़न बीइंग, डिबेट से सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी दृष्टि है, उसके बारे में पता लगता था। और इसी से ही सारे शास्त्र का निर्माण हुआ। अगर हम भगवत गीता देखें तो सबसे पहला जो श्लोक है वो किसने बोला? सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र का श्लोक है। और वो संजय से पूछते हैं कि भाई कुरुक्षेत्र जैसी भूमि में हो क्या रहा है? हर चीज प्रश्न से शुरू हुई है, इसलिए प्रश्न करना उत्तम है, प्रश्न करना शुद्ध है, और प्रश्न करना ही शक्ति है। क्योंकि प्रश्न करने से आपको उत्तर मिलेंगे और उसी उत्तर से बड़े बड़े सहायक और बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ना केवल मेरे लिए है, पूरे भारत के लिए, कि प्रश्न की जो प्रथा है वो कितनी शानदार रही है हमारे भारत में। और यही हमें सीखने को मिलता है इस चीज़ से। यही नहीं, अगर हम बात करें जितने भी महर्षि गौतम के बारे में बात करें, गौतम ऋषि के बारे में आप और मैं सब जानते हैं। ये भी सीता के गुरु रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी सीता को काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो कितनी शानदार रही है। हमारे जो शास्त्र हैं, हम सीता का कभी हमने उस तरीके से रूप देखा ही नहीं, ना किसी सीरियल में हमने देखा। बट सीता का जो रूप, वो जो नारायणी है, जो नारायण को संभालती है, उसकी शक्ति क्या रही होगी आप समझ सकते हो। तो हम हमारे शास्त्रों से भी ये चीज़ सीख सकते हैं कि ह्यूमन एम्पावरमेंट का रोल उस समय भी कितना इंपॉर्टेंट था और आज भी कितना इंपॉर्टेंट था। अगर हम वैदिक परंपरा देखें तो वुमेन को सारे तरीके के राइट थे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी राइट्स, तो वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए गए थे। ये तो और अगर किसी के पिता की केवल पुत्री ही है तो उस पुत्री के बाहर भी पूरा अधिकार था उस पूरे किंगडम का। ऐसा नहीं होता था जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की तरह। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में सब जानते हैं, फॉरेनर्स ने ये चीज़ करी थी कि अगर आपका कोई मेल वारिस नहीं है तो वो सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाएगी। बट हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जो पुराने शास्त्र है हमारे, जो हमारा एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी है, और माइथोलॉजी तो कहना ही नहीं चाहिए इस चीज़ को, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उस एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर वुमेन्स को सारे तरीके के राइट दिए जाते थे। अगर हम बात करें रिलीजियस राइट्स, तो वुमेन को पूरा राइट था कोई भी तरीके के अनुष्ठान में पार्ट लेने का। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जिस तरीके से हमने सीता माता का उदाहरण आपके सामने रखा, महर्षि जनक का उदाहरण आपके सामने रखा, एजुकेशन हर स्त्री के लिए, हर नारी के लिए उतनी ही ज़रूरी है, और मैं तो कह रहा हूँ उल्टा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक पूरे घर को, एक सारी समाज को एक नारी ही व्यवस्थित रूप से चला सकती है और चला भी रही है। अगर हम बात करें हमारी अभी प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी एक नारी ही है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स वो भी थे वुमेन के पास, डिसीजन राइट्स वो भी थे वुमेन के पास, वुमेन राइट्स वो भी थे वुमेन के पास। और तो और हमारे वो भी भारतवर्ष के अंदर बहुत ऐसी वुमेन हुई है जो कि फिलोसोफर्स भी थी। अगर मैं बात करूं मैत्रेय, जो कि एक वुमेन फिलोसोफर थी वैदिक एज में। अगर हम बात करूं ब्रह्मवेदिनी के बारे में, वो भी हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में हुई है। तो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे भारतवर्ष में हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऐसी केस स्टडी जो कि हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आती है, वो है रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप और मैं सब जानते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर को 1828 में वाराणसी में हुआ। इनका नाम मणिकर्णिका भी था। इनकी शादी महाराजा गंगाधर राव से झांसी में हुई जब ये सिर्फ 14 ईयर्स की थी। जब इनकी शादी हो चुकी थी, और वह बनी द क्वीन ऑफ, आप समझ सकते हो, लक्ष्मीबाई। उस समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ब्रिटिशर्स का शासन था भारत काल में। अगर हम बात करें झांसी के बारे में, तो जब 1853 के अंदर उनके हस्बैंड की डेथ हुई, जो गंगाधर राव जी थे, उनका जब देहांत हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को अपने वश में लेने की कोशिश करी, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था। एक्चुअल में रानी लक्ष्मीबाई ने अडॉप्ट किया था सन, और उसका जो नाम था वो था दामोदर राव।
जिनको रानी लक्ष्मीबाई ने अडॉप्ट किया था, और ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो वारिस नहीं बन सकता था क्योंकि वो अडॉप्टेड सन था। बट रानी लक्ष्मीबाई तो रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। और तो और जैसे ही वह झांसी से निकली तो जो इंडियन रेबेलियन 1857 की युद्ध था, उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई ने एक ऐसी शौर्य दिखाया, ऐसी वीरता दिखाई कि सारे ब्रिटिशर्स के सामने एक ऐसा उदाहरण आया, एक ऐसी भारतीय स्त्री का उदाहरण आया जो कभी नहीं आया। वही रुतबा, वही पावर, वही शक्ति, वही अंगार, वही तेज जो हमने पद्मावती के अंदर भी देखा था। वो शक्ति, वो तलवार चलाने की कला, वो शस्त्र विद्या जो कि उस समय का सीन इस तरीके से आपके सामने मैं रख सकता हूँ। आप इमेजिन करिए, आपके चारों तरफ ही तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और आप अकेले वो भी अपने पीठ पे अपने बच्चे को बांध के तलवार से युद्ध लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, और आपको पता है कि आप हारेंगे, बट फिर भी आप लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए, एक उदाहरण दिखाने के लिए कि भारतीय नारी किस हद तक पावरफुल हो सकती है, किस हद तक इस दुनिया को और रण को जीत सकती है। यही नहीं, अगर हम बात करें रिकॉग्निशन की, तो इस शक्ति को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हर साल रानी लक्ष्मीबाई को, रानी के बर्थडे को रानी झांसी जयंती के नाम से भी जानती है। रानी झांसी जयंती जो कि 19 नवंबर को हर साल सेलिब्रेटेड होता है झांसी के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्यों ना करे, पूरा भारतवर्ष, क्या पूरा हमारी दुनिया इस चीज़ को देख सकती है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगार और शक्ति थी वो किस तरीके से प्रदर्शित हुई। यही नहीं, आज भी रानी लक्ष्मीबाई को, उनकी जो लाइफ है, उनको एक स्ट्रेंथ और एक स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर और एज ए वुमेन पावर के तरफ देखा जाता है। बहुत सारे संगठन है जो इस दिन के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई पे पोइट्री लिखते हैं। बहुत ऐसे कवि भी हुए, बहुत ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पे पूरे ग्रंथ भी लिखे हैं। बट इन सारे उदाहरण से हम क्या समझते हैं, जितनी भी हमने अभी तक केस स्टडीज देखी, अब हम इसके कंक्लूजन पे आ गए हैं पॉडकास्ट के। हम इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि अगर एक नारी चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर एक नारी चाहे तो यमराज से भी अपने शौहर को वापस ला सकती है, अपने पति को वापस ला सकती है। अगर एक नारी चाहे तो वो दुनिया बदल सकती है, और अगर एक नारी चाहे तो देश भी बदल सकती है, दुनिया भी बदल सकती है, घर को भी बदल सकती है, और अपने साथ रहने वाले पार्टनर को भी बदल सकती है। क्योंकि इस देश का जो हार्ट है, इस देश की जो शक्ति है, वो नारी है। इसीलिए नारी को पूजना अनिवार्य है। मेरे सारे पुरुष भाइयों को भी कहूँगा कि नारियों की जो पूजा करेगा, नारियों का जो संगठन करेगा, नारियों के साथ जो रहेगा, उसकी उन्नति निश्चित है। और यही हमारी पूरी टीम आपको विश्वास दिलाती है। और आज नेशनल गर्ल चाइल्ड के दिन आप सबका जो डिवोशन है देश के प्रति, आप सबकी जो श्रद्धा या भगवान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, उसको देखते हुए जो भी आपने इस पूरी दुनिया में जो पूरे समाज के लिए जो जन कल्याण किया है, उसको रिकॉग्नाइज करती है और आप सबको एक सैल्यूट देती है। और यही नहीं, हमारी सिन एजुकेशन की टीम की तरफ से हम टॉप 10 जो गर्ल्स हैं जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रही है, जो सबसे पहले जो टॉप 10 गर्ल्स है जो इसको देख रही है, उनके लिए 15 लॉज ऑफ पावर कोर्स फ्री में देती है। आपको जाके सिर्फ लिखना है गर्ल पावर, आपको कूपन कोड लिखना है हमारी स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके गर्ल पावर कूपन कोड लिखना है। और ये सिर्फ 10 कूपन कोड है जो टॉप 10 गर्ल्स है जो इस पॉडकास्ट को पहली बार सुन रही है या इस वीडियो को पहली बार सुन रही है, तो उनके लिए ये गिव अवे है हमारी टीम की तरफ से। क्योंकि हमें इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो नारी है उसको हमें किस तरीके से, हमारे जो देश की नारियाँ है वो किस तरीके से एकजुट करना है और शक्तिशाली देश की तरफ बढ़ना है। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन, शाइनिंग ऑफ।